मैंने आपको बता दिया है मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य का थोड़ा बैकग्राउंड मैंने आपको दिया था और आपको पहले से पता भी है काफी इस बारे में। यहां पर हम बात करेंगे एम्परर अशोका की और उसकी टीचिंग्स के बारे में, कैसे उन्होंने लड़ाई तो की, लड़ाई के बाद उन्होंने लड़ाई करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। हाउ यू स्टॉप्ड वॉर, हाउ यू गिव अप विद वॉर। तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है जो एम्पायर है वो क्या होता है। एक होता है किंगडम, और जब किंगडम ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाए, चारों तरफ उसका ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, वो बन जाता है आपका एम्पायर। तो फाइनली आप देखें हम बात करने वाले हैं यहां पर मौर्यन एम्पायर की। यहां पर हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर की। मौर्यन एम्पायर में इंपॉर्टेंट है ये जानना, तीन लोग हैं, एक आपके चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे आपके बिंदुसार, और तीसरे आपके हो जाएंगे अशोक। तो इस तरीके से ये तीन महान राजाओं को याद रखना है आपको, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आपके उनके बेटे, और उसके बाद उनके बेटे अशोक। ये तीन लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब आप ये देखिए, इतना बड़ा एम्पायर बनेगा तो इसके लिए रिसोर्सेस की जरूरत भी बढ़ जाएगी। हमेशा हमारा फॉर्मूला लगाए अपन, तो फिर E इक्वल टू E है, अगर किंगडम बड़ा होगा, एम्पायर बन जाएगा, तो रिसोर्सेस की जरूरत भी बढ़ेगी। प्रोटेक्शन के लिए आर्मी भी बहुत ज्यादा चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑफिसर भी बहुत ज्यादा चाहिए। क्लियर हो रहा है ना। जैसे जैसे आपका एक्सपेंशन होगा, किंगडम बड़ा होगा, तो आपको कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट्स है वो भी बढ़ानी पड़ेंगी कि नहीं, आर्मीज बढ़ानी पड़ेंगी, आपको टैक्स कलेक्टिंग ऑफिसर्स बढ़ाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स बढ़ी। यहां पर हम बात करने वाले थे डायनेस्टी की। आप डायनेस्टी क्या है ये समझिए। डायनेस्टी का अर्थ होता है कि यहां पर एक फादर है, फादर इज अ किंग, जब उसका सन वो भी किंग, जब उसका सन वो भी किंग। तो इस तरीके से जब ये पूरी लीनेज चलेगा जहां पे एक ही वंश से राजा आते जा रहे हैं, तो उसको आप कहते हैं कि ये डायनेस्टी है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मौर्यंस डायनेस्टी की या फिर मौर्य डायनेस्टी की। यहीं से ये ओरिजिनेशन होता है मौर्य डायनेस्टी का। क्या आपको क्लियर हो रहा है? यहीं से क्लियर होने वाला है। फिर आप यहां देखिए, जो मेंबर्स एक ही फैमिली के रूल करने वाले हैं एक के बाद एक, ये आपकी डायनेस्टी बना देता है। और मौर्यंस में हम बात करने वाले चंद्रगुप्त की, फिर बिंदुसार की, और उसके बाद अशोक की, जिसमें पर्टिकुलरली हमारा जो चैप्टर है वो फोकस करने वाला है अशोक के ऊपर। यह हमारा लॉ एंड कैपिटल है, जिसके बारे में आप जानते हैं सारनाथ में बनाया गया है, और इसके 4 शहर हैं। ये 3 दिख रहे हैं, एक पीछे है, तो 4 लायंस है इसमें। यह हमारा नेशनल एम्बलम है, जब आप IAS बन जाएंगे तो आपकी कुर्सी पे रखा होगा ये। उसके बाद आप ये देखिए, ये जो बनवाया गया था अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और जो इंस्क्रिप्शंस हैं इस पिलर में, इसके बारे में भी आप समझ सकते हैं। रॉक सरफेस की जो टेक्सचर है उसके बारे में भी हम इस पर्टिकुलर एम्बलम को देख के समझ पाते हैं कि किस तरीके का वेल कंस्ट्रक्ट ये हुआ होगा उस समय। मौर्यन एम्पायर की बात करें तो किस तरीके से एक्सपेंशन किया उन्होंने, ये देख लेते हैं, उनकी बॉर्डर्स कहां तक थी। तो मौर्यन एम्पायर ने एक्सपेंड किया, यहां पर आप देखेंगे नीचे कावेरी बॉर्डर बन जाती है। यहाँ पर आप देखिए पूरा मगध और ये जो भी आपके महाजनपद थे सबको कंट्रोल करके यहाँ बैक्टीरिया आपकी लाइन बन जाएगी, बॉर्डर्स बन जाएंगे। गांधार, कांधार, सारे जगहें मगध के कंट्रोल में थी। तक्षशिला कंट्रोल में था, पंजाब और आपका पटाला, कलिंग, ये सारे एरियाज को कंट्रोल में कर लिया था मगध साम्राज्य ने, या मौर्यन एम्पायर के समय पे ये पूरा कंट्रोल में आ गया था। इतना ज्यादा एक्सपैंड कर लिया था। ये कहानी है 300 BC के पास में। मैं फिर से आपको ड्रॉ करके बताता हूं। यहां पर आप देखिए 300 BC या फिर 2300 ईयर्स अगो। अब इंपॉर्टेंट ये है कि चंद्रगुप्त इतना बड़ा जो साम्राज्य खड़ा कर पाया, उसमें कहीं ना कहीं चाणक्य ने काफी हेल्प की, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, और उनकी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बुक है जिसको आप कहते हैं अर्थशास्त्र। यहाँ पर बहुत सारी जो सिटीज है वहां पर हम मर्चेंट्स, ऑफिसर्स और क्राफ्टमैन के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से इन्हें इस सिटी को बड़ा बनाने में काम किया। साथ में जो कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। पहले राजगृह था, राजगृह से इस कैपिटल को शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दिया जाएगा। तक्षशिला जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तक्षशिला ये काफी इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट बन गया था। आप नॉर्थ वेस्ट में है ये, और ये कनेक्ट करता था आपको सीधा सेंट्रल इंडिया से। उज्जैन जो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका नॉर्थ साउथ की रूट के लिए, यहाँ पर आएगा उज्जैन। उज्जैन आज कहाँ पे है? महाकालेश्वर जो आपका मंदिर है वहां पर उज्जैन पड़ता है। उज्जैन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके नॉर्थ साउथ को कनेक्ट करने के लिए। बहुत से इंपॉर्टेंट विलेजेस आएंगे, आप देखेंगे फार्मर्स हैं, हर्डर्स हैं, इनमें एक्सपेंशन होगा, इनकी साइज बढ़ने वाली। सेंट्रल इंडिया की जो फॉरेस्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से वहां से भी बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे मिल रहे थे। रिसोर्सेज बहुत सारे मिल रहे हैं, एक से एक फाइन क्वालिटी के रिसोर्सेज हमें मिलेंगे। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग भी काफी एक्सटेंसिव तरीके में काफी तेज हो गई, काफी इनका ग्रोथ होने लगा। लैंग्वेजेस आप देखिए, आपको ये समझाना चाहता हूं मैं कि इतने बड़े एम्पायर में डाइवर्सिटी कितनी होने वाली है। आज ही आप देखिए इंडिया में साउथ में ही अगर आप देखेंगे तो साउथ में गिरे से गिरे हाल में कितनी सारी लैंग्वेजेस है। तमिल है,
फिर आपकी तेलुगु है, फिर उसके बाद कन्नड़ है, फिर मलयालम है। 4 लैंग्वेजेस तो सिर्फ एक छोटे से एरिया में ही आ गई आपके इंडिया में। फिर पूरे इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी आप देखेंगे, प्रोफेशनल डाइवर्सिटी, विलेजेस जो है उनकी लाइफस्टाइल में डाइवर्सिटी, जो फॉरेस्ट है वो अलग अलग प्रकार के, उनके अंदर जो भी रिसोर्सेस हैं वो भी अलग अलग प्रकार के मिलने वाले हैं। लैंग्वेजेस, फूड, क्लोथिंग्स, ये सारी चीजें अलग रहने वाली। वहां पे टैक्सेशन बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा, कंट्रोल करना बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। उसके बावजूद भी अच्छी खासी एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उसका कारण था ये अर्थशास्त्र जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी या चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी। अब इन्होंने बताया है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे आप मैनेज करते हैं, साथ में कैसे चलते हैं। जैसे जो पाटलिपुत्र है वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एम्परर के, जो आपका कैपिटल सिटी है वो एम्परर के डायरेक्ट कंट्रोल में रहने वाली है। उसके बाद अलग जगहों के लिए आप टैक्स ऑफिसर्स को फिक्स कर देंगे कि टैक्स ऑफिसर का काम होगा, उनको अपॉइंट कर देंगे। फिर अगर आप किसी भी ऑर्डर ऑफ द किंग को आप अगर नहीं ओबे करते तो आपको वहां पे पनिशमेंट्स दी जाएंगी। एक प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश्ड मैसेंजर और स्पाई का सिस्टम था। आपके स्पाइस रहेंगे, वो देखेंगे ऑफिसर्स अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, टैक्स ले रहे हैं कि नहीं। मैसेंजर्स होंगे जो मैसेज भेजते थे आपके एम्परर को डायरेक्टली कि सिचुएशंस कैसी हैं। साथ में रॉयल फैमिली और सीनियर मिनिस्टर्स की भी सुपरविजन में ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। आप समझिए इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए कितना इफेक्टिव होना जरूरी है। तो आप देखिए रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स है या फिर आपके सीनियर मिनिस्टर्स हैं, उनकी हेल्प से ये पूरा प्रोसेस चलता था, पूरे जो भी सिस्टम है उसको चलाया जाता था। अपार्ट फ्रॉम पाटलिपुत्र कुछ अदर प्रोविंसेस भी इंपॉर्टेंट थे और हमें समझना जरूरत है। अभी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से होती थी, एम्परर के द्वारा किया जाता था। उसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो कैसे चलती थी। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आप देखने वाले हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के भी अपने अपने कैपिटल्स होते थे। जैसे तक्षशिला या उज्जैन, ये भी अपने अपने कैपिटल्स है। साथ में आप देखने वाले जो रॉयल प्रिंसेस होते थे, जो प्रिंसेस हैं रॉयल फैमिली के मेंबर्स हैं, उनको वहां के गवर्नर्स बना दिया जाता था। बिंदुसार ने कुछ समय के लिए उज्जैनी का गवर्नर बनाया था अशोक को, तो इस तरीके से भी चलता था। आपकी जो प्रिंसेस हैं उनको गवर्नर बनाया जाएगा। और वहां पे पाटलिपुत्र से थोड़ा कंट्रोल होता था, पर्टिकुलरली कंप्लीट कंट्रोल पाटलिपुत्र से या सेंटर से पूरा कंट्रोल नहीं होता था, लेकिन आप ये कह सकते हैं सम कंट्रोल वाज एक्सरसाइज्ड बाय पाटलिपुत्र। और लोकल कस्टम्स और रूल्स जो हैं आपके उस पर्टिकुलर प्रोविंस के, उनको फॉलो करने दिया जाता था, उनमें कोई परेशानी नहीं आती थी। अब हम बात करते हैं कुछ कुछ एरियाज जो बीच में आते हैं उनका कैसा सिस्टम था। जैसे आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं उनको और जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनकी कंट्रोलिंग इनके हाथ में आती है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन इफेक्टिव हो जाएगा। मैंने आपको बताया रिवर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। अभी भी हम जो आपके जो नेशनल हम देख रहे हैं कि वाटर हाईवेज बना रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी चीज का आइडिया है कि आप रिवर्स को यूज कर सकते हैं और रिवर्स का यूज करके आप ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स जो आ रहे हैं, जो आपके ट्राइबल्स हैं वो ट्रिब्यूट्स देंगे या गिफ्ट देते थे। टैक्सेस जो है वो फिक्स और ये मैंडेटरी हुआ करते थे, लेकिन जो ट्रिब्यूट्स थे ये मैंडेटरी नहीं थे। आपका मन है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। यहाँ पर बुक में किताब में चर्चा की गई नॉर्थ वेस्ट के आसपास के कंबलों की, ब्लैंकेट्स की, ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते थे और अर्थशास्त्र में इस चीज के बारे में दिया गया है। साउथ से पर्टिकुलरली मैंने आपको बताया था जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे थे, तब भी मैंने बताया था कि जो आपकी कोलार गोल्ड फील्ड है, केजीएफ, ये पिक्चर भी आपने देखी होगी, इस जगह से भी आपको गोल्ड मिलता है और प्रेशियस स्टोन भी मिलते थे। फॉरेस्ट इंडिपेंडेंट होते थे ऑलमोस्ट, वहां कोई भी ज्यादा किंग की एक्सरसाइज नहीं थी, लेकिन वहां से भी आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस किंग को देने होंगे, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी आपको किंग को देने हैं। तो ये चीजें भी चल रही। साथ में आप देखेंगे एलिफेंट्स भी देने हैं, टिम्बर देना है, हनी और वैक्स, ये चीजें भी आपको देनी है। और इन सब चीजों के बारे में आपकी जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें डिस्कशन है। इकोनॉमी के बारे में पूरा डिस्कशन दिया गया है और मैंने ये चीज अब आपको चाणक्य ने भी बोल दी कि इकोनॉमी अगर बढ़िया होगी तो बढ़िया एम्पायर बन जाएगा, और उसने बना के दिखा दिया। तो मेरा फॉर्मूला आपको चाणक्य ने प्रूव करके दे दिया। क्या आप इस चीज से कन्विंस्ड हैं? चाणक्य हैज प्रूव्ड द फॉर्मूला वेरी वेल। यहां पर आप देखिए आगे हम बात करने वाले एक और किताब की जो मेगास्थनीज ने लिखी थी, उसका नाम था इंडिका। ये जो मेगास्थनीज है आपने सुना होगा, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया, अलेक्जेंडर जो है वो ब्यास नदी के पास आएगा। जब वो ब्यास नदी के पास आता है तो वहां पे अपने एक गवर्नर को छोड़ के जाता है, सिर्फ सलार को छोड़ के जाता है, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। जो सेल्यूकस निकेटर है वो अपने एक मंत्री को या मिनिस्टर को, जिसका नाम था मेगास्थनीज, उसको मौर्यन कोर्ट में भेजता है। मौर्यन कोर्ट में मेगास्थनीज बहुत सारी चीजें नोट करता है। वो अपने एक अकाउंट में, अपनी एक चर्चा में, अपने एक लेख में बताता है कि जब भी एम्परर बाहर निकलते हैं, ग्रैंड एंट्री करते हैं, आम लोगों में, आम जनजीवन में आते हैं सेलिब्रेशन के दौरान, तो वहां पर बहुत सारे गार्ड होते हैं। उनकी जो आसपास के जो गार्ड होते हैं, वो आर्मी जो होगी वो विमेन की होगी। बहुत सारे गार्ड पेड़ हाथ में पकड़े रहेंगे और पेड़ पौधे हाथ में पकड़े रहेंगे। बहुत सारी चिड़िया जो होंगी, बहुत बहुत सुंदर चिड़िया, वो एम्परर के आजू बाजू घूमती रहेंगी।
एम्परर की जो पालकी होगी वो सोने की होने वाली है। इतना ज्यादा ग्रैंड लाइफ थी, ग्रैंड सेलिब्रेशन होता था और इस तरीके का काम चलता था। उसके साथ ये भी बताते हैं कि एम्परर जो है वो एक कमरे में 2 दिन से ज्यादा नहीं सोता था और जो खाना है वो पहले टेस्ट करवाया जाता था, उसके बाद खाया जाता था, क्योंकि डर था एम्परर को कोई मार सकता है, उसका मर्डर कर सकता है या फिर उसको पॉइजन कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जानने का है। मेगास्थनीज ने यह भी लिखा कि जो बिल्डिंग थी, आपकी जो सिटी थी, उसमें 560 टावर्स थे, 570 टावर्स थे और 64 गेट्स थे एंट्री के लिए, 64 गेट्स थे और 570 टावर्स थे। ये बताया मेगास्थनीज ने अपनी पढ़ाई में, अपने इंडिका में, अपनी अकाउंट्स में। अब पाटलिपुत्र के बारे में बात की कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर एक बिल्डिंग हुआ, सिटी हुआ करती थी, जिसकी जो वॉल्स हैं कहीं ना कहीं उसमें ज्यादातर वुड का यूज किया गया। आप देख रहे हैं वुड रिमेन्स जो दिख रहे हैं, पाटलिपुत्र की सिटी के ये वॉल्स के रिमेन्स हैं आज के समय में। और यहाँ पर ईंट और वुड दो चीजों का बहुत ज्यादा यूज किया गया था। और जो किंग का पैलेस था, जो राजा का पैलेस था, वो लकड़ी और पत्थरों के द्वारा बनाया गया था और उसमें सुंदर नक्काशियां थी, जिसके आसपास चारों तरफ आप देखें तो एक गार्डन भी बनाया गया था। तो गार्डन समझ में आता है कितनी ज्यादा लग्जरियस लाइफ रही होगी। अब हम बात करें अशोक के बारे में, जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ मौर्यन किंग्स में, मौर्यन एम्पायर में, मौर्यन एम्परर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ अशोक। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंस्क्रिप्शंस कब हुए, उसके बाद हम बात करने वाले हैं। जो प्राकृत जो लैंग्वेज होगी वो प्राकृत होगी, ताकि कॉमन लोगों को यह चीज समझ में आए। उसके बाद जो इनकी स्क्रिप्ट होने वाली है वो ब्राह्मी होने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं, जैसे कभी कभी हम लिखते इंग्लिश है, जब आप चैटिंग करते हैं तब आप इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन आप उसमें जो स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं वो तो इंग्लिश है, लेकिन जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो हिंदी होती है। उसी तरीके से यहाँ पे स्क्रिप्ट ब्राह्मी है और जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो प्राकृत है। जैसे अगर मैं लिखूं मैं अच्छा हूं, तो यहां पर मैं जो आपकी स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं या फिर जो मैं आपकी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो आपकी इंग्लिश होगी, और जो स्क्रिप्ट यूज कर रहा हूं वो हिंदी है, क्योंकि मैं अच्छा हूं ये तो हिंदी के शब्द है, लेकिन मैं शब्दों को कैसे बयां कर रहा हूं वो इंग्लिश में कर रहा हूं। इस तरीके से ब्राह्मी और प्राकृत का भी यूज किया गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शंस है, जहां जहां पे उन्होंने पत्थरों पे लिखकर अपने मैसेज को पहुंचाया है, उनके बारे में हम बात करें तो कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं जो ट्राइंगल से डिनोट किए गए। उसके बाद जो आपका स्क्वायर है ये बताता है आपको माइनर रॉक एडिक्ट्स, और पिलर्स बताते हैं आपको एक सर्कल से। तो यहाँ आप इंपॉर्टेंट हम रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो मनसेरा, शाह बसगरी, उसके बाद कलसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है। फिर आपके देखिए शिशुपाल घर, जोगाड़ा, सनाती, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स मिलेंगे। ये आपको याद रखने, ज्यादा बड़ी साइट नहीं है, ज्यादा नंबर में नहीं है। इंपॉर्टेंट कुछ अगर आप देखें पिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सांची पिलर्स में इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोसाम्बी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखिए सारनाथ इंपॉर्टेंट है, पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट है और लौरिया नंदरगढ़ ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह है। रामपुरा पूर्वा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां से हमें बुल का एक बहुत ही ज्यादा शानदार स्ट्रक्चर या स्कल्पचर देखने मिलता है। अब मैं बात करता हूं कलिंगी की लड़ाई की, जिसके बाद से बुद्ध ने वॉर को एंड कर दिया, वॉर करना ही बंद कर दिया। कलिंगी की लड़ाई की यह खासियत थी कि उस लड़ाई में लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग मर गए और 1 लाख से ज्यादा लोग इंजर हो गए। जब अशोक इस दृश्य को देखता है, जब वो देखता है सामने कितना ज्यादा लॉस होता है वॉर के बाद, कितने जो मासूम लोग हैं, चाहे आप बच्चों की बात करें, बूढ़ों की बात करें, औरतों की बात करें, पूरी सोसाइटी तहस नहस हो जाती है। जो मॉन्क्स हैं या जो ब्राह्मण्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं उस लड़ाई से, उनकी भी लाइफ कितनी ज्यादा मिसरेबल हो जाती है आफ्टर वॉर। ये सारी चीजें जब अशोक को समझ में आई, तब अशोक ने कहा कि नहीं, अब मैं लड़ाई नहीं करूंगा। और ये सिर्फ पहला ऐसा राजा था जिसने जीतने के बाद भी लड़ाई बंद कर दी, लड़ाई करना इसने सही नहीं समझा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 8 ईयर्स, जब भी 8 साल हो गए थे इनको राजा बने, उसके बाद से इन्हें जो कलिंग है उस पर चढ़ाई चालू की। और जब इन्होंने ये रिजल्ट देखा कि कितने सारे लोग मर जाते हैं, कितने सारे लोग कैप्चर कर लिए जाते हैं, कितने सारे लोगों को इंजरीज होती है मेजर, तब ये सारी चीजें आती है। उसके बाद ये फैसला लेते हैं कि मैं धम्म या फिर धम्म जो है प्राकृत में है, संस्कृत में आप इसको धर्म कहते हैं, मैं धर्म का पालन करूंगा। और उन्होंने ऑब्जर्व करना चालू कर दिया धम्मा। यहां तक आपको क्लियर हो गया। आगे अब बात करते हैं धम्मा की। अशोक को यह समझ में आया कि उसकी जो एम्पायर है वो काफी डाइवर्स है, काफी ज्यादा बड़ी है, काफी ज्यादा क्षेत्रफल में फैली है, जहां पे अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग प्रैक्टिसेस है। कहीं एनिमल सैक्रिफाइस होता है, कहीं पे स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, कहीं सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता। इस चीज के लिए अशोक को जब ये सारी चीजें समझ में आई तो उन्होंने अपॉइंटमेंट चालू किए ऐसे ऑफिसर्स के जो पर्टिकुलरली आपके धम्मा के बारे में सबको सिखाएंगे। उन ऑफिसर्स को कहते थे धम्म
महामात्य या फिर धम्म अमात्य, इस तरीके के ऑफिसर जो धम्मा के बारे में डिस्कशन करें और प्रीचिंग्स करें, ये ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए अशोक के द्वारा। और इनने ये भी बात की कि आप शादियों में या फिर जब बेबी बॉर्न होता है, उस तरीके से कोई भी आपके जीवन में जो खुशी का क्षण होता है उसमें आप बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा खुशियां मनाते हैं, उसकी जगह अगर आप सम्मान करें चीजों का, आप सारे रिलीजन्स का रिस्पेक्ट करें, एनिमल सेक्रीफाइस ना करें, अपने स्लेव्स को और सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट करें, तो वो ज्यादा आपको पुण्य देगा, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। उसके लिए काफी इंस्क्रिप्शंस, रॉक इंस्क्रिप्शंस और पिलर्स भी लेकर आते हैं, इंस्क्राइब कराते हैं, ताकि ये अपना मैसेज दूर दूर तक पहुंचा पाए। वो हमने आपके मैप में भी देखा है। आप चाहें तो उस मैप को पॉज करके और ज्यादा फर्दर आप उसमें लोकेशंस देख सकते हैं, क्योंकि 2019 में सवाल आ गया लोकेशन के ऊपर, इसलिए आपको लोकेशन थोड़ा सा एक नजर करना जरूरी है। साथ में इन्हें अपने आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए एनवॉइस, एम्बेसडर्स भी भेजे, मैसेंजर्स भेजे, सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका, ये सारी जगहों पर उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे। इंपॉर्टेंट यह है समझना कि उन्होंने रोड्स बनाए, वेल्स बनाए, घर बनाए, और ये सब सराय बनाएंगे, जानवरों के लिए भी व्यवस्था करेंगे, इंसानों के लिए भी व्यवस्था करेंगे। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसके लिए सारी व्यवस्थाएं थी। मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था करते हैं, मैन और एनिमल के लिए, दोनों के लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की भी बात करी गई है यहाँ पर। ये सारी डिस्कशन मैंने अशोक के बारे में की। अब अशोक का जो मैसेज है वो अपने सब्जेक्ट्स के लिए क्या कहते हैं ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब कोई बीमार होता है, जब किसी के बच्चे की शादी होती है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, तब ये सब जो रिचुअल्स किए जाते हैं, ये सब आडंबर खत्म करने की बात की गई अशोक के द्वारा। उन्हें ये कहा कि अपने जो स्लेव्स हैं उनके साथ आप अच्छे से पेश आए, जेंटली पेश आए। जो बड़े हैं आपसे, जो एल्डरली हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट करें, उनको अच्छे से ट्रीट करें, उनके तरफ कंपैशनेट हो। जो ब्राह्मण हैं या मॉन्क्स हैं उनको आप गिफ्ट दें, और कभी भी अपने रिलीजन को आप बड़ा नहीं ना कहें, ज्यादा उसको प्रेज ना करें, और दूसरे रिलीजन को क्रिटिसाइज ना करें। ये चीजें कही गई अशोक के द्वारा अपने धम्मा में। और जैसा कि हम हमेशा बैकग्राउंड की चर्चा करते हैं, उस समय जब मौर्यन एम्पायर इतना फल फूल रहा था, इतना बड़ा हो रहा था, 400 बीसी के आसपास, तभी चाइना में ग्रेट वॉल बन रही थी। ये ग्रेट वॉल जो है, इसकी खासियत यह थी कि 100 से 200 मीटर के बीच में एक वॉच टावर होता था इस तरीके का। यहाँ पर सिपाही खड़ा होकर देखता था कि यहाँ से फौजें आ रही हैं या नहीं आ रही, या फिर कोई हमला हो सकता है या नहीं। इस तरीके की चीजें की जाती थी। और इसकी जो लेंथ है 6400 किलोमीटर की बनी है, और ये बनाई गई है पत्थरों से और ईंटों से, ये दो चीजों से बनाई गई है। और ये पूरी इतनी बड़ी दीवार पे आप समझ सकते हैं कितने सारे वॉच टावर्स बनाए गए होंगे, और ये बना था चाइना में। इंपॉर्टेंट, अब हम ट्रेड रूट्स की बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जो उस समय काफी पॉपुलर थी। आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेड रूट्स है, ये वाली ये सी रूट्स, किस तरीके से ये भरूच से ज्वाइन हो रहा है जो आपके गुजरात में है, और इस तरफ भी ज्वाइन हो रहे हैं ये आपके महाराष्ट्र के आसपास। फिर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर केरला के आसपास अटैचमेंट्स है, यहां पर आप देखेंगे चेन्नई के आसपास, और ये आपका हो गया कलकत्ता के आसपास। तो ये पूरा जो ट्रेड रूट्स हैं ये आपकी सी रूट्स हो गई। लैंड रूट से आप देखिए तो ये सिल्क रूट यहां से कंट्रोल होती थी पूरी। यहाँ पर आप देखें नॉर्थ वेस्ट में जहां तक्षशिला है वहां से ज्वाइन हो जाएगा, और तक्षशिला से ये पूरी सिल्क रूट है, और चाइना से यहां से जाके पूरा सामान आपका यूरोप वगैरह में फैल जाता था। इस तरीके की जो सी रूट्स है और लैंड रूट्स फॉलो की जाती थी। तो हमने यहाँ पर डिस्कशन जो किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने यहाँ पे बात की मौर्यन किंगडम, मौर्यन एम्पायर के बारे में। हमने यहाँ पर बात की चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके बाद बिंदुसार, फिर उसके बाद अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हमने बात की थी चाणक्य की और मेगास्थनीज की। अशोक में हमने बात की कलिंग वॉर की, फिर हमने बात की धम्मा की। धम्मा के बाद हमने बात की उनके इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस के साथ हमने डिस्कशन ये भी किया कि किस तरीके से उन्होंने ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे अपने मिशंस को भेजने के लिए, जो उन्हें मैसेंजर्स भेजे, उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया। और हमने ये भी बताया कि जो हमारा नेशनल एम्बलम है वो भी हमने यहीं से लिया है।